हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स एंड आइगन फंक्शंस। हमने थीटा एंड फाई इक्वेशंस का सोल्यूशन पढ़ा। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम के लिए जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी, रेडियल वेव इक्वेशन का जब हम सोल्यूशन लिखेंगे वो हम हाइड्रोजन एटम के इस टॉपिक में आता है। वो ये पूरा आर्टिकल है एक। सो इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में। ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर आपको पता है इट हैज़ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन विच आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज सो मच हैवियर दैन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड। अब जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही मास उसके न्यूक्लियस का है। सो इट इज़ सो मच हैवियर दैन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट वी कैन कंसिडर दैट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज फिक्स्ड। हम ऐसे एज्यूम करके चल सकते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू मूव अराउंड द हैवी न्यूक्लियस। ठीक है। नाउ दिस होल सिस्टम एक्ट्स एज ए वन बॉडी प्रॉब्लम। सो वी कैन टेक द इलेक्ट्रॉन्स मास एज रिड्यूस्ड मास म्यू। ठीक है, हम उसका मास हम लेंगे एज रिड्यूस्ड मास म्यू विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। यहाँ पे स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। m कैपिटल M इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो यहाँ से आ गया 1 म्यू, एलसीएम लेके लिखा। सो म्यू आ गया m अपॉन कैपिटल M प्लस m। अब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होगी? -e² अपॉन 4πε0 r। r क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब इस इक्वेशन से देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ द फंक्शन ऑफ r ओनली। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज सेड टू बी स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि जब r का फंक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी r का फंक्शन है, तो इट विल हैव ए स्फेरिकल सिमेट्री। सो द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इक्विवेलेंट टू ए सिस्टम विच इज इन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। So we can use the Schrodinger equation in spherical polar coordinates for hydrogen atom with a change that the mass of the system is replaced by the reduced mass mu of the electron in hydrogen atom। अब इसके लिए हम Schrodinger equation को जब लिखेंगे spherical polar coordinates में, हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। सिर्फ चेंज क्या होगा? मास इज रिप्लेस्ड बाय द रिड्यूस्ड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये श्रोडिंगर इक्वेशन थी हमारी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, अब इसमें हम m की जगह क्या लेंगे? म्यू लेंगे और v की जगह आ जाएगा -e² अपॉन 4πε0 r। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लिखा इक्वेशन को, m की जगह म्यू और v की जगह ये वैल्यू। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन होगा साई r थीटा फाई विच इज इक्वल टू r r थीटा थीटा फाई फाई। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, द सेपरेट इक्वेशंस फॉर r थीटा एंड फाई आर डिराइव्ड बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, राइट। अब हम सॉल्व कर रहे हैं रेडियल इक्वेशन को, सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन और r इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। पीछे हमने किया सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फाई इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन और r इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। हम यहाँ रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। सो रेडियल इक्वेशन आ गई ये हमारे पास, ये हमने पहले निकाली हुई है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। सो फॉर हाइड्रोजन एटम v इज इक्वल टू -ke² अपॉन r। k क्या है? 1/4πε0 को हमने k लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सो 1/r² d/dr, ये आ गया ये वाली टर्म। और यहाँ से हमने e प्लस, ये आ गया प्लस क्यों? बिकॉज दिस इज -ke² अपॉन r माइनस ये आ गई पूरी टर्म। अब क्या करना है? इस ब्रैकेट को खोल दिया नेक्स्ट स्टेप में, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। नाउ पुटिंग 2me अपॉन h² इक्वल टू -β²। यहाँ पे ये जो हमने लिखा है 2me अपॉन h², इसको लिया हमने -β² के बराबर। ठीक है, सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रही, इसकी जगह आ गया -β², ये -β², बाकी सेम रहा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम एक डायमेंशनलेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रो विच इज़ इक्वल टू 2βr। ठीक है, या r यहाँ से क्या होगा? रो अपॉन 2β के बराबर। सो डी रो अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2β। अब अगेन हमें इसका dr अपॉन dr की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं dr अपॉन डी रो इंटू डी रो अपॉन डी आर। डी रो अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई 2β और dr अपॉन डी रो। सो 2β dr अपॉन डी रो।
हमने इस फॉर्म में बनाना है। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। 2 बीटा आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी रो हो गया। 2 बीटा आर की जगह हम लिखेंगे यहाँ से रो स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डी आर अपॉन डी रो। सो आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर हो गया, यहाँ से रो स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, कुछ कट भी जाता है ना यहाँ से, डी आर अपॉन डी रो। सो डी बाय डी आर लिखेंगे जब हमने इस फॉर्म में बनाना है इसको। सो इस तरफ भी आ जाएगा डी बाय डी आर ऑफ दिस थिंग। हम इसको लिख सकते हैं डी बाय डी रो, और डी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन डी आर, ये वाला इधर आ गया, ठीक है। सो डी बाय डी रो स्क्वायर अपॉन 2 बीटा डी आर अपॉन डी रो, और इसकी वैल्यू हमने डी रो अपॉन डी आर की वैल्यू 2 बीटा सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 बीटा कैंसिल हो गया। सो इसकी वैल्यू आती है डी अपॉन डी रो स्क्वायर डी आर अपॉन डी रो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है इसके साथ। सो डी बाय डी आर इंटू आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर की वैल्यू ये आई हमारे पास। सो इसको हम यूजिंग इक्वेशन 5 एंड वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 4, जो हमने आर की वैल्यू निकाली यहाँ से हम आर की वैल्यू लिख रहे हैं ना, रो अपॉन 2 बीटा, ये और ये वाली वैल्यू जो अभी निकाली हमने, इनको इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर रहा एज इट इज़, डी अपॉन डी आर, और इसकी जगह आ गया, एक सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 3 हम पहले लिख रहे हैं पूरी दोबारा से, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे देखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। 1 अपॉन आर हो गया 2 बीटा अपॉन रो, 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया 4 बीटा स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, ये आ गया 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन आर की वैल्यू अगेन 2 बीटा अपॉन रो, और माइनस एल इंटू एल प्लस 1, और 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 बीटा स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 0। नॉट डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 बीटा स्क्वायर। इसको पूरी इक्वेशन को हम 4 बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 4 बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। जब यहाँ हम 4 बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अंदर पूरे को, तो यहाँ से आएगा -1/4 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 2 बीटा अपॉन रो, और 4 बीटा स्क्वायर नीचे, यहाँ से भी 4 बीटा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। नाउ यह आ गया 1 अपॉन रो स्क्वायर, यहाँ हमने लिखा है रो स्क्वायर एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस ये वाला 1 बाय रो स्क्वायर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, रो स्क्वायर की आई 2 रो डिफरेंशिएशन, और बाकी टर्म एज इट इज़, ठीक है। ये कट गया इसके साथ, यहाँ से भी कुछ कटती हैं चीज़ें, यहाँ से क्या आया डी स्क्वायर आर अपॉन डी रो स्क्वायर, प्लस यहाँ से आया 2 अपॉन रो डी आर अपॉन डी रो, और इसको हम प्लस वाली टर्म को लिख ले हैं बाहर, 1 बाय रो इसके साथ लगा दिया बाहर, और ये आ गया माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर माइनस 1/4 लास्ट में आर इक्वल टू 0। सो ये आ गया एज इट इज़ दोनों टर्म, प्लस इसको हम लिख रहे हैं n बाय रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर माइनस 1/4 आर इक्वल टू 0, वेयर n इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बीटा। नाउ फॉर रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रो वी कैन निगलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग 1 अपॉन रो। अगर रो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1 अपॉन रो जो है वो कम होता जाएगा जब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। सो 1 बाय रो स्क्वायर उससे भी कम हो जाएगा, तो हम इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन आ जाती है डी स्क्वायर आर अपॉन डी रो स्क्वायर, और ये वाली टर्म भी हम 1 अपॉन रो वाली को निगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 1 बाय रो वाली को निगलेक्ट कर रहे हैं, 1 बाय रो स्क्वायर वाली को, सिर्फ क्या बचेगा माइनस 1/4 इंटू आर, ठीक है। सो ये आ गई इक्वेशन रिड्यूस होके आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, आर रो इज इक्वल टू ई रेज पार रो बाय 2, 2 सोल्यूशन है, और ई रेज पार माइनस रो बाय 2, ठीक है। इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है हमारे पास। नाउ सिंस रो कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, द सोल्यूशन आर रो ई रेज पार रो बाय 2 विल इंक्रीज एज रो इंक्रीजेस, ठीक है। सो ई रेज पार रो बाय 2 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, बिकॉज जब इनफाइनाइट होगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, so we cannot accept this solution. The second solution will be satisfactory as it decreases as rho, and hence
आर इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी। मतलब जो ई रेज पर माइनस रो बाई 2 है इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज रो की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर, जब रो बढ़ेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, सो आर की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो कीपिंग इन माइंड द एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन, द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज, हम क्या करेंगे, ये जो हमने 6 इक्वेशन निकाली है इसका 6 इक्वेशन ये वाली, इसका सोल्यूशन हम सिर्फ ये वाला लेंगे और उसके साथ कांस्टेंट लगाएंगे, ई रेज पावर माइनस रो बाई 2, एक आ गया कांस्टेंट ए और एफ ऑफ रो, एक फंक्शन हमने और इंट्रोड्यूस कर दिया इसके साथ। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, डी आर अपॉन डी रो ए एफ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगाया। ठीक है, सो ये इस फॉर्म में आएगी इक्वेशन। अब हम लगाएंगे डी स्केयर आर अपॉन डी रो स्केयर, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहाँ पे भी हमारे पास 2 फंक्शन है, ये फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्लस इसके लिए भी लगेगा, 2 टर्म्स इसकी आ गई, 2 टर्म्स इसकी आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा इस फॉर्म में। ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। यहाँ से हमने क्या किया है, इसको हमने लिखा है ए ई रेज पावर माइनस रो बाई 2 डी स्क्वायर, ये वाली टर्म पहले ले आए, डी एफ अपॉन डी रो वाली टर्म सेकंड हो गई और ये वाली टर्म चलेगी लास्ट में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम 9 एंड 10 इन इक्वेशन 6, 9th कौन सी थी इक्वेशन, डी आर अपॉन डी रो की वैल्यू, 10th आ गई डी स्क्वायर आर अपॉन डी रो स्क्वायर की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 6 में हमने सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 6 हमारी आ गई ये, यहाँ पे आ गई डी स्क्वायर आर अपॉन डी रो स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2 बाय रो, सेकेंड टर्म क्या थी, डी आर अपॉन डी रो, यहाँ पे हमने डी आर अपॉन डी रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस ये आ जाएगा एन बाय रो, ये अंदर टर्म ऐसे आई और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने देखना है इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। ए ई रेज पावर माइनस रो बाय 2 हम ले रहे हैं बाहर, यहाँ पे बाकी सारी टर्म्स को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ए ई रेज पावर माइनस रो बाय 2 को बाहर लिखा, बाकी सारी टर्म्स ऐसे आ जाएंगी। ये वाली चीज़ जो है ये हमने लास्ट वाली टर्म को हमने करली ब्रैकेट में रखा है बिकॉज इसके साथ एफ भी है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये आ गया डी स्क्वायर एफ अपॉन डी रो स्क्वायर प्लस 2 बाय रो, डी एफ अपॉन डी रो वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ से आया 2 बाय रो माइनस 1, यहाँ से डी एफ अपॉन डी रो प्लस ये वाली एन बाय रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। अब एफ बाय 4 था, एफ को हम बाहर ले सकते हैं तो यहाँ से आ गया 1 बाय 4 क्योंकि एफ ऑलरेडी है बाहर, माइनस 1 बाय रो, यहाँ से भी एफ बाहर ले सकते हैं तो 1 बाय रो, ये दोनों कट गई आपस में, ये इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए ई रेज पावर माइनस रो बाय 2 एंड सिंप्लीफाइंग बी गेट, ये इक्वेशन आ जाती है इस फॉर्म में, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो माइनस 1 डी एफ अपॉन डी रो प्लस एन माइनस 1 बाय रो इकट्ठा कर दिया माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर एफ इक्वल टू 0। सो इन ऑर्डर दैट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 11 remains finite for all values of rho, it is necessary that n minus 1 की ये जो वैल्यू है n minus 1, it should have values l, l plus 1, l plus 2 and so on। ठीक है, सो मीन्स n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से 1 को इधर ले जाओ ना, ये हो जाएगा l plus 1, l plus 2 हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा और ये l plus 3 हो जाएगा एटसेट्रा। हेयर n is called principal quantum number। पहले हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया, फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया, अब ये आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो ये आ गई इक्वेशन उसकी हाइड्रोजन एटम के लिए। अब इसके एनर्जी लेवल्स, हमने n की वैल्यू किसके बराबर ली है, पीछे n की वैल्यू ली ना हमने, बराबर किसके ली है, ये है m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बीटा के बराबर, ये हमने यहाँ लिखा। सो यहाँ से हम बीटा ले रहे हैं, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, n चला जाएगा नीचे, बीटा स्क्वायर हो गया इसके बराबर। ठीक है, सारे का स्क्वायर हो जाएगा। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 बीटा की स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी, 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आपको अगर याद हो, ये हमने ली थी बीटा स्क्वायर
हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड नहीं, माइनस ले लिया यहाँ पे, मुझे लगा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। सो ये हम माइनस ले रहे हैं इसके साथ। सो माइनस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू ये सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। सो m से m कट गया, e इज इक्वल टू ये माइनस m k स्क्वायर e4 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा इधर एच क्रॉस की पावर 4 n स्क्वायर। सो e इज इक्वल टू माइनस m k स्क्वायर e4 अपॉन 2 एच क्रॉस स्क्वायर n स्क्वायर। अब n के ऊपर डिपेंडेंट है इसकी वैल्यू, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू माइनस m e रेज पावर 4 k स्क्वायर या m k स्क्वायर e4 अपॉन 2 एच क्रॉस स्क्वायर n स्क्वायर। दिस इक्वेशन गिव्स द energy levels of the hydrogen atom which are identical with the levels which were predicted by Bohr, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है En, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने रेडियल वेव इक्वेशन यूज करके इसको निकाला है एंड दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल टू द एनर्जी लेवल इक्वेशन जो उसने बोहर ने निकाली थी अपने मॉडल, उसने दिया था ना हाइड्रोजन एटम का मॉडल, वहाँ पे उसने सेम वैल्यू ये निकाली थी फॉर द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेडियल वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब व्हाट अबाउट द वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। सो रेडियल वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम, हमने ये अभी पीछे इसको इंट्रोड्यूस किया आर की वैल्यू को। सो एफ रो डिपेंड्स अपॉन 2 क्वांटम नंबर्स n एंड l। एफ रो की वैल्यू 2 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है। सो आर, इसको हम लिख सकते हैं आर एन एल रो इक्वल टू ए एन एल ई रेस पावर माइनस रो बाई 2 एफ एन एल रो, ठीक है। बट रो हमने लिया 2 बीटा आर, तो आर एन एल कैन बी रिटन एज ए एन एल ई रेस पावर, रो की जगह आ गया माइनस 2 बीटा आर अपॉन 2 एफ एन एल, रो की जगह 2 बीटा आर। सो दिस इज ए एन एल ई रेस पावर माइनस बीटा आर हो गया, एफ एन एल 2 बीटा आर। और एन की वैल्यू ये थी हमारे पास, ये ली थी हमने। सो बीटा इज इक्वल टू एन चला गया नीचे। सो दिस इज 1 अपॉन ए नॉट एन। ए नॉट हमने लिया है किसके बराबर, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर के बराबर। दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। बिकॉज अब यहाँ पे हमने 2 बीटा आर को ले रहे हैं इक्वल टू 2 आर बीटा भी लिख सकते हैं। सो 2 आर इंटू बीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए नॉट एन। सो 2 बीटा आर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो आर एन एल की वैल्यू आ गई ए एन एल ई रेस पावर माइनस बीटा आर है ना, तो बीटा की जगह कहाँ गया, दिस इज इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन ए नॉट एन। बीटा की वैल्यू ले ली ए नॉट एन और एफ एन एल 2 बीटा आर है, 2 बीटा आर की जगह ये आ गया हमारे पास 2 आर अपॉन ए नॉट एन। सो एफ एन एल इक्वल टू एफ एन एल 2 आर अपॉन ए नॉट एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, दिस वैल्यू हैज़ टू बी रिमेंबर 2 आर अपॉन ए नॉट एन की पावर एल। ये पूरा टॉपिक जो है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा टफ भी लगता है बच्चों को, बट ये याद रखने से भी इतना टफ नहीं है, आपका आराम से निकल जाएगा आर्टिकल, क्योंकि बाय पार्ट्स आता है, पूरे का पूरा इकट्ठा नहीं आता है, तो डोंट वरी, आप इसको कर सकते हैं। सो ये आपको एफ एन एल की वैल्यू निकालनी नहीं है, रिमेंबर रखनी है, करनी है 2 आर अपॉन ए नॉट एन की पावर एल, और एल की ये ऊपर आ गया इसके हेड पे और ये आ गया फीट में 2l प्लस 1 n प्लस एल 2 आर अपॉन ए नॉट एन। अब ये जो हमने लिखा है एल 2l प्लस 1 अपॉन ये नीचे n प्लस एल, दिस इज नोन एज एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल एंड द एक्सेप्टेबल रेडियल वेव फंक्शंस आर, इसके लिए आर एन एल इज इक्वल टू ए एन एल ई रेस पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट एन। सो एफ एन एल की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी एंड ए फ्यू नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शंस आर, आप चाहें तो लिखें चाहे ना लिखें, बिकॉज ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ये हमने लिखे हैं इसमें, ठीक है। ये टेबल है, आप 2 वैल्यूज़ भी याद कर सकते हैं, ना तीनों ना लिखो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये टेबल बना सकते हैं आप लास्ट में नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शंस के लिए। सो ये यहाँ पे आ गए नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शंस की वैल्यू। अब हम कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम लिखेंगे। सो द कंप्लीट वेव फंक्शन साई ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस आर, थीटा एंड फाई। आर की वैल्यू 2 पे डिपेंड करती है एन एल,
थीटा भी एल एम एल पे पर डिपेंड करती है, फाई की एम एल पे ओनली, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे साई एन एल एम एल आर थीटा फाई विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेव फंक्शंस, ठीक है, दीज थ्री फंक्शंस। सो आर एन एल की वैल्यू ये है हमारे पास, हमने अभी निकाली। थीटा एल एम एल की वैल्यू हमने निकाली थी, फाई एम एल की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है। सो जब इन तीनों को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो साई एन एल एम एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन एन एल एम एल, ठीक है, ये कैपिटल एन के फीट में एन एल एम एल ई रेस पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट एन 2r अपॉन ए नॉट एन की पावर एल, ये वाला लेगोरे पॉलिनोमियल, ये आ गया इसका डिपेंडेंट जिस पे है ये सी, और ये आ गया पी एल एम एल कॉस थीटा ई रेस बार आयोटा एम एल फाई। मतलब जो जो कॉन्स्टेंट्स थे ना इनको हमने सबको इकट्ठा कर दिया है एन एन एल एम एल के बराबर, ए एन एल सी एल एम एल और 1/√2π ये। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 एंड एम एल इज इक्वल टू 0। सो साई 1 0 0 हो गया। सो फॉर ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू क्या होती है ग्राउंड स्टेट के लिए 1, l 0 और एम एल 0 है यहाँ पे। सो साई 1 0 0 हो जाएगा। r लिखते हैं ना हम एन एल है ना, आर एन एल, तो आर हो जाएगा 1 0, थीटा एल एम एल 0 0 और फाई किस पर डिपेंड करता है एम एल पे ओनली, तो फाई 0। R1 0 मैंने आपको बताया, जो टेबल में हम एक फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं हम वो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू और इसकी भी फर्स्ट वाली वैल्यू जो हमने लिखी है टेबल्स में, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको। आप नहीं भी लिखें, आप यहाँ तक करेंगे तब भी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। और अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप ये लिख के इसको सॉल्व करिए, साई 1 0 0 की वैल्यू इसके बराबर आती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें कि आप इसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर जो इक्वेशन है कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर की, वो भी लिखते हैं पहले, उसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, कंप्लीट सेपरेशन भी कर सकते हैं, बट इसमें मांगेगा नहीं वो, इसमें सिर्फ आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पहले जैसे मैंने बताया श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है, फिर उसमें एक इक्वेशन लास्ट में आपने लाइन लिखनी है कि इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। फिर उसके बाद रेडियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर आपको कंप्लीट एक तो एनर्जी वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद उसका वेव फंक्शन लिखना है, फिर ये आ गया कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। ये यहाँ आकर के ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है, राइट।